दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। उसका भी एक छोटा सा टॉपिक है रेडिएशन। अब ये रेडिएशन कहा जाए तो एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अपने आप में ना भाई ये इंटायर चैप्टर है, काफी बड़ा है। तो इसको अगर हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 15 भी कह देना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो रेडिएशन क्या है। रेडिएशन बेसिकली एक प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस होती है विदाउट हीटिंग द मीडियम। इस प्रोसेस में मीडियम हीटअप नहीं होता है। जस्ट लाइक अगर हम कॉन्वेक्शन की बात करें तो मान लो आपके पास यहाँ पर एक वाटर है किसी कंटेनर में और नीचे आपने आग लगाई। ठीक है, अब इस आग को लगाने के लिए आपने रिलेटिव्स को भी बुला सकते हो, अगर आपके पास माचिस नहीं है तो वो भी आग लगा देंगे। तो अब होगा क्या, आग लगने के बाद ये जो हीटेड पार्टिकल जब ऊपर मूव करेंगे ना, तो वो ऊपर मूव करते वक्त अपने आसपास के इस मीडियम को भी हीट करते हुए जाएंगे। ठीक है, लेकिन रेडिएशन में ऐसा नहीं होगा, मीडियम जो है वो हीट नहीं होता है। ठीक है जी, दूसरा इनको फ्लो होने के लिए किसी पर्टिकुलर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये आपके पास किसका मिक्सचर है, इलेक्ट्रो रेडिएशन मिक्सचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जो इंफ्रारेड से अल्ट्रावायलेट के बीच में वेरी करते हैं ना, आपने पढ़ा होगा ना, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, ठीक है, विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट। तो ये तीन इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इन तीनों के मिक्सचर जो होता है उसको अपने कहते हैं कि ये रेडिएशन है। ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपके पास सन से हीट निकल के आ रही है ना, ये आपके पास सन है। सन से जो हीट निकल के आ रही है अर्थ पे, वो क्या है, वो रेडिएशन की फॉर्म में हीटेड पार्टिकल्स है, फोटोन, जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक, तो उम्मीद हुआ होगा रेडिएशन, मतलब उम्मीद है रेडिएशन क्या है ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब उसको थोड़ा सा और समझने के लिए एक छोटी सी थ्योरी है, प्रिवोस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, इसको समझ लें। पहली बात हाँ, ये क्या थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पर हो वो हमेशा रेडिएशन एमिट करेगी, हमेशा एमिट करेगी, चाहे उसका टेम्परेचर कुछ भी हो। ठीक है जी। इवन वो किसी भी टेम्परेचर पे हो वो हमेशा हीट एब्जॉर्ब करेगी। ये तो दो बातें हो गई भाई। ये कह रहा है कि हमेशा एमिट करेगी, ये कह रहा है हमेशा एब्जॉर्ब करेगी। अब इनको कंबाइन समझो। ये ऐसा कह रहे हैं कि टेम्परेचर चाहे बॉडी का कुछ भी हो, वो रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करेगी और एट द सेम टाइम वो रेडिएशन एमिट भी करेगी। अब ऐसा हो सकता है कि कभी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और कभी जो है एमिशन ज़्यादा होगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम कहें कि टेम्परेचर सराउंडिंग का ज़्यादा है बॉडी का कम है, तो उस केस में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, एमिशन कम होगा और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम कहें सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है बॉडी का ज़्यादा है, तो उस केस में बॉडी एमिट ज़्यादा करेगी, एब्जॉर्ब कम करेगी और बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। और यदि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो तो उस केस में जो आपका एमिशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है बराबर रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और ये भी जो कहानी यहाँ पर हो रही है ना, देखो एब्जॉर्प्शन जब ज़्यादा होगा, एमिशन कम होगा, तो उस केस में बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होते 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 एक टाइम पे ये बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा और फिर यही वाली कहानी हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। प्रिवोस थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे हो हमेशा एब्जॉर्ब भी करेगी, एमिट भी करेगी। डिपेंड करता है टेम्परेचर सराउंडिंग और बॉडी में कि वो एमिशन ज़्यादा होगा या एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास एमिसिव पावर, कि जो बॉडी एमिट कर रही है ना, वो कितना एमिट कर रही है पर यूनिट एरिया। ठीक है, जो हीट रेडिएटेड बाय बॉडी पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, ये आपका क्या कहलाता है, एमिसिव पावर। जनरल फॉर्मूला आपके पास क्या है, Q अपॉन ए टी। अगर हम इस यूनिट की बात करें तो देखो क्या हो जाएगा, जूल, है ना, टाइम के लिए पर सेकंड और एरिया के लिए पर मीटर स्क्वायर। और जूल पर सेकंड को अपने वाट भी कह सकते हैं, तो यूनिट एक और क्या होती है जी, वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एमिसिव पावर की एक जनरल यूनिट हो गई। ठीक है, ये रहा एमिसिव पावर। बात करते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर की। तो एब्जॉर्प्टिव पावर बेसिकली क्या है, ये फ्रैक्शन है कि बॉडी पे कितना हीट उसने एब्जॉर्ब किया और उस पर इंसिडेंट कितना हुआ था। ठीक है जी, मान लेते हैं इंसिडेंट हुआ था उस पर 100 जूल और एब्जॉर्ब वो कर पाई 50 जूल, 50 जूल रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर है वो कितना है, 0.5, ये यूं कहे 50% ही उसने एब्जॉर्ब किया। ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्टिव पावर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या है आपके पास, हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी डिवाइड बाय टोटल हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी। यूनिट की बात करेंगे भाई तो यूनिट क्या रहने वाली है, यूनिट लेस है, कोई यूनिट नहीं होती है इसकी। क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह हीट है। अच्छा, तो अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो जितनी हीट इंसिडेंट हुई अगर सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेगा तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी।
यानी ए की वैल्यू मैक्सिमम 1 पॉसिबल है, 1 से बड़ा ए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसिडेंट कम हुआ, एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लिया, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इन जनरल ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहने वाली है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब ये कतई नहीं है कि किसी काली वस्तु की बात हो रही है। ब्लैक बॉडी, हम उस बॉडी को कहते हैं जो उस पर पड़ने वाली सारी रेडिएशन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है, चाहे वो रेडिएशन किसी भी वेवलेंथ या किसी भी टेम्परेचर पर आ रही हो या किसी भी एंगल पर आ रही हो, फर्क नहीं पड़ेगा। इस बॉडी के ऊपर जो भी रेडिएशन इंसिडेंट होगा, डजेंट मैटर उनकी वेवलेंथ क्या है, उनका टेम्परेचर क्या है ना, वो कितने एंगल पर इंसिडेंट हो रहे हैं, उन सब पे डिपेंड नहीं करता, ये सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो भाई इसका मतलब जो इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर है वो तो 100% हो गई, जितना इंसिडेंट हुआ वो सारा का सारा उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसका जो एब्जॉर्प्टिव पावर है वो 1 होना चाहिए, है ना। और एब्जॉर्प्शन 100% हो रहा है यहाँ पर, जीरो रिफ्लेक्शन है, जीरो ट्रांसमिशन है, कुछ भी नहीं निकालता, सब खा लेता है जितना भी इसके ऊपर पड़ेगा। ठीक है ना। अब लेकिन प्रैक्टिकली तो ये ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट करती नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बॉडीज हैं जो आपके पास नियरली ब्लैक बॉडी हैं, उनको हम कहते हैं पोटेंशियल या प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी, जो कि नियरली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती हैं। उदाहरण के लिए प्लैटिनम या गोल्ड ब्लैक, काला सोना, ग्रेफाइट जो 3% रिफ्लेक्शन करता है और 97% एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है। लैंप ब्लैक की बात करेंगे तो 1% रिफ्लेक्शन करता है, 99% लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है आइसोथर्मल इंक्लोजर। आइसोथर्मल का मतलब क्या कि भैया जो टेम्परेचर है वो रहने वाला है कांस्टेंट, और इंक्लोजर का मतलब आपके पास डिवाइस होगा कोई, है ना, डिवाइस है विद, डिवाइस ये बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट विद स्मॉल ओपनिंग, विद स्मॉल ओपनिंग। आपके पास कोई कैविटी है, बेसिकली कैविटी बोल लो उसको ना, कोई कैविटी है, कोई डिवाइस है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी ओपनिंग काफी स्मॉल है, तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोथर्मल इंक्लोजर बोलेंगे कि ऐसा सिस्टम है आपके पास जिसकी ओपनिंग काफी स्मॉल है और उसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो उसको हम आइसोथर्मल इंक्लोजर बोलते हैं। अच्छा, अब ये कैसे ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है जरा समझो। जैसे ये हमारे पास एक आइसोथर्मल इंक्लोजर है, सपोज करो एक रेडिएशन इस छोटे से होल से आया था, यहाँ स्ट्राइक करेगा, वो उसको इंटरनली रिफ्लेक्ट कर देगा, यहाँ पे जाके जी यहाँ जाएगा, ये इंटरनल रिफ्लेक्ट, यहाँ से आके यहाँ आएगा, इंटरनल रिफ्लेक्ट, ये कुछ यहाँ जाएगा, ये कुछ यहाँ जाएगा, ये कुछ यहाँ जाएगा। तो अब ये हुआ क्या ना, इस छोटे से एज के देने की वजह से, इस छोटे से एज के देने की वजह से ये लाइट अंदर ही ट्रैप होकर रह गई, ये जो रेडिएशन इंसिडेंट हुआ ये अंदर ही ट्रैप होकर रह गया। ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल इंक्लोजर। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, जब यहाँ से रिफ्रैक्ट होके बाहर नहीं आएगा तो आप देखोगे क्या, कद्दू, कुछ नहीं दिखेगा आपको, मतलब आपके लिए वो बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, इनविजिबल हो जाएगा। तो ब्लैक बॉडी बेसिकली ये समझो एक ऐसी बॉडी है जो इनविजिबल है। क्यों भाई? क्योंकि जो उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है अगर वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में एंटर नहीं होगा, आपको क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास किरचॉफ्स लॉ, इसको समझो। ये आपसे क्या कहता है कि, ये कहता है कि जो रेशियो होगा एमिसिव पावर का और एब्जॉर्प्टिव पावर का किसी भी बॉडी का किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ और टेम्परेचर पर, वो हमेशा बराबर रहने वाला है। मतलब हमने दो बॉडीज ली अलग अलग, एक्स और वाई, उनका वेवलेंथ और टेम्परेचर सेम है, तो इसका मतलब इसका जो एमिसिव पावर है एक्स का और एब्जॉर्प्टिव पावर वो बराबर होगा किसका, y का एमिसिव पावर अपॉन y का एब्जॉर्प्टिव पावर, y का एब्जॉर्प्टिव पावर, और ये सब बराबर होंगे किसके, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के। ठीक है, ये कुछ इसी तरह है कि आपने ग्रेविटेशन में कैलकुलस के थर्ड लॉ में पढ़ा होगा कि टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब का रेशो बराबर होता है, और ये सारे रेशो किसके बराबर होते हैं, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी इंटू मास ऑफ सन के। तो वैसे ही हर अलग अलग बॉडी का अगर टेम्परेचर वेवलेंथ सेम है तो उनका एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशो बराबर होगा। वो सब किसके बराबर होंगे, हर बॉडी के, ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के। ठीक है जी, आगे बढ़े। अगर आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहीं पे देखो ना, इधर हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर हम ग्राफ बनाने जाएं एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर में, तो हमें दिख रहा है यहाँ से क्या, हमें ये दिख रहा है कि जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एमिसिव पावर जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्जॉर्प्टिव पावर के। तो इनका ग्राफ बनाओगे तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और इस ग्राफ का अगर स्लोप निकाल देंगे थीटा, तो वो थीटा क्या है आपके पास, टेन थीटा आपका ई अपॉन ए, वो किसके बराबर है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। यानी यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा अलग से ही लिख दूँ, है ना, ताकि नोट कर सको इसको आप। इसका अगर हम स्लोप निकालें, टेन थीटा, जो एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर किसी बॉडी की है वो कांस्टेंट रहेगी, और वो स्लोप किसके बराबर रहेगा, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं पे एक चीज देखो, हम कह रहे हैं एमिसिव पावर जो है प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्प्टिव पावर के। इसका मतलब अगर उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा है तो उस बॉडी का एमिशन भी अच्छा होना चाहिए। अर्थात अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई गुड एमिटर है, मतलब अगर वो एमिट अच्छा करता है, देन इज ऑल्सो अ गुड एब्जॉर्बर। ये बात समझ आ रही है, अगर आपके पास कोई बॉडी अच्छा एमिट करती है तो वो एब्जॉर्ब भी अच्छा करेगी। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये बात क्लियर हुई तो हम बात करते हैं कलर ऑफ ऑब्जेक्ट की। अब कलर ऑफ ऑब्जेक्ट में मैंने आपको दो कलर लिख के दिखा रहा हूँ, उनके बारे में सोचते हैं। ठीक, क्या कि अच्छा, आपको किसी चीज का कलर दिखाई कैसे देता है, पहले उसको समझो। कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास। अब इस पे कोई लाइट स्ट्राइक करी, सपोज करो ब्लू, ठीक, और ये ब्लू लाइट पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होके आ गई और आपकी आंखों में एंटर हो रहा है, तो आपको इसका कलर नजर आ जाएगा, क्योंकि ब्लू कलर एंटर हुआ है तो आप कहोगे ब्लू ही है। अच्छा, अब मैं सिनेरियो थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। सिनेरियो में चेंज ये कर रहा हूँ कि इस पे एक वाइट लाइट स्ट्राइक हुई थी, ठीक है, और अभी इसका कलर कैसा है पता नहीं, मैं कोई अननोन कलर, वैसे अननोन कलर कुछ नहीं होता, एक ग्रे टाइप का मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया ना, इसका कलर क्या है हमें मालूम ही नहीं है ना, भूल जाओ कलर क्या है हमें नहीं पता। इस पे एक वाइट लाइट स्ट्राइक हुई, अब ये वाइट लाइट स्ट्राइक हुई, अब इस वाइट लाइट के यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्पर्जन और डिस्पर्जन का प्रोसेस हुआ होगा, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद आप तक जो लाइट पहुंच रही है वो क्या है, येलो है। तो आप कहोगे कि यार इस ऑब्जेक्ट का जो कलर है ना वो येलो है। अच्छा, वहीं रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर आपके पास रेड कलर पहुंचा होता, तो आप क्या कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो रेड है। तो भाई असल में हम कहें तो किसी ऑब्जेक्ट का कोई कलर है ही नहीं, वो डिपेंड ये कर रहा है कि आखिर हम तक वो बॉडी कौन सा कलर रिफ्लेक्ट कर रही है, हमारे लिए उस ऑब्जेक्ट का कलर वही है। बात समझ आ रही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कई चीजें ऐसी हैं जिनको अगर हम दूर से देखें तो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह सुबह उठ के आसमान को देखोगे तो आसमान आपको ब्लू नजर आता है ना, तो हम कहते हैं यार आसमान का कलर ब्लू है, लेकिन वही आसमान में रेडिश टाइप हो जाता है। तो क्या आसमान का कलर रेड हो गया क्या, ऑरेंजिश या थोड़ा रेडिश टाइप? नहीं, उस टाइम पर हम तक ब्लू कलर इजिली पहुंच रहा था, और इवनिंग के टाइम पे रेड कलर जो है वो आसानी से हम तक पहुंच पा रहा है। तो जो कलर हमारी आंखों में एंटर हो रहा है वो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, यही सीन विबग्योर के साथ है। जब कहीं पर रेनबो बनता है तो किसी को पूरे 7 कलर नजर आते हैं किसी एंगल से देखने पर, और किसी एंगल से देखने पे किसी को 4 या 5 नजर आ रहे होते हैं। इवन यहाँ पर भी, कि यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो तो आपको रेड कलर एंटर हो रहा है, लेकिन कोई पर्सन किसी और एंगल से खड़ा होकर देख रहा है तो यहाँ से उसके पास येलो लाइट रिफ्लेक्ट होकर एक गई होगी, तो उसको क्या लगेगा कि इसका कलर कैसा है, येलो। और यही चीज आपने कई जगहों पर देखी होगी है, अलग अलग एंगल से देखने पे चीजों के कलर भी आपको अलग अलग नजर आते हैं। क्लियर हुआ ना। तो ये जो कलर ऑफ ऑब्जेक्ट है डिपेंड करता है कि आप कौन सी लाइट जो है गेन कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका कलर आपको नजर आएगा। तो इन बातों को भी, छोटी छोटी बातों को लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा हम कलर की बात करते हैं, व्हाइट और ब्लैक। बेसिकली खासकर ब्लैक की बात करूंगा यहाँ पर मैं, क्योंकि ब्लैक बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट करता है। ब्लैक असल में क्या है आज समझ में आएगा हमें। देखो, व्हाइट कलर क्या है। व्हाइट कलर का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, इस पे कोई व्हाइट कलर स्ट्राइक हुआ, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स स्ट्राइक हुआ और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ही आपके पास पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, तो उस केस में हम कहते हैं कि एब्जॉर्ब कुछ नहीं हुआ, तो जो स्ट्राइक हुआ था वही सारा रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो व्हाइट बेसिकली है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स।
अच्छा, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स आपको कब दिखेगा? जब बॉडी व्हेन बॉडी एब्जॉर्ब्स नथिंग, व्हेन बॉडी एब्जॉर्ब्स नथिंग, जब कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो आपके पास वाइट कलर आपको नजर आएगा। तो यानी जो एमिसिव पावर है, एब्जॉर्प्टिव पावर है, वो कितना हो जाएगा? जीरो। ये ब्लैक की कहानी समझे भाई, ये ब्लैक असल में आखिर कौन सा कलर है? एक बड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे कहूँ कि अभी आप ना इस टाइम पर अपनी दोनों आंखें बंद कर लो। अब दोनों आंखें बंद करोगे तो आप कहोगे कि अंधेरा है, सब कुछ काला काला है। अच्छा, अब सवाल यहीं पर है कि ये काला है आपको पता चला कैसे? अब अपनी एक आंख खोलो, एक बंद रखो, तो क्या वो ब्लैकनेस जो थी आपको अभी भी नजर आ रही है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन जो इमेज बना रहा है, वो उन चीजों की बना रहा है जो उसको नजर आ रहा है। अभी अगर आप दोनों आंखें खोलोगे तो आपके सामने जो चीजें हैं ना वो आपको नजर आ रही है, आपका ब्रेन उसकी इमेज बनाएगा। आप एक आंख बंद करोगे, स्टिल आपको जो चीजें नजर आ रही है उसकी इमेज बनेगी, ब्लैक कलर आपके दिमाग में इमेज नहीं बन रही होगी। लेकिन दोनों आंखें बंद करते ही ब्लैक कलर बना ना, तो बेसिकली ब्लैक का मतलब है कलर का ना होना। मतलब समझो, ब्लैक का मतलब है कलर का ना होना। ब्लैक असल में कोई कलर नहीं है। तो ब्लैक असल में है क्या आपके पास? ब्लैक का मतलब है कि नो कलर। ब्लैक का मतलब ही है नो कलर, कोई कलर वहां पर नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब कोई बॉडी हमें ब्लैक नजर क्यों आती है उसको समझो। हमने कोई जनरल बॉडी ली, ठीक है, हुआ क्या? इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करी और इसने सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली। एमिशन, रिफ्लेक्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन कुछ भी, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, एमिशन कुछ भी नहीं हुआ ना, रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं हुआ। एब्जॉर्प्शन क्या है? 100%। ए क्या हो गया इसका? 1 हो गया। तो जब निकल के कुछ आया ही नहीं, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, तो आप कहोगे कि ये बॉडी कैसी है? ब्लैक बॉडी है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है जी। तो अब ब्लैक और वाइट के बारे में कुछ बातें और जान लें कि जो ये वाइट कलर है ना आपके पास, इसको हम कहते हैं ये बैड एब्जॉर्बर है। बैड एब्जॉर्बर, बहुत गंदा एब्जॉर्ब करती है। और अगर बैड एब्जॉर्बर है तो बैड एमिटर भी होगी, क्योंकि एमिसिव पावर प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्टिव पावर होती है ना। सिमिलरली अगर हम ब्लैक की बात करेंगे तो ब्लैक आपके पास क्या है? गुड एब्जॉर्बर। और जो बढ़िया एब्जॉर्बर होता है वो बढ़िया एमिट भी करता है। तो ये गुड एमिटर भी हो जाएगा। ठीक है जी। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसको समझो। ये आपसे क्या कहता है कि आप कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जा रहे हो, तो जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है ना, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वो भी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। अच्छा जी। अब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हमने अभी पढ़ा, बेसिकली क्या होता है? एमिसिव पावर को ही इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कहते हैं ना, Q/80 इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एमिसिव पावर। एमिसिव पावर की बात हो रही है, इसको इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी कहेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपसे क्या कहता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है ना, वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब आप वेवलेंथ अप्लाई कर रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ रही है। वेवलेंथ बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ रही है। वेवलेंथ और बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी और बढ़ रही है। वेवलेंथ आपने और बढ़ाई, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। अब अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। यानी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई होगी, तो उस वेवलेंथ को इन्होंने नाम दिया लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं, लैम्डा मैक्स का मतलब वो वेवलेंथ जहां पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मैक्सिमम हो गई होगी। और इन्होंने ये बात कही, मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, ये बात क्लियर हुई ना, कि लैम्डा मैक्स क्या? वो वेवलेंथ जहां पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मैक्सिमम हो गई है। बात समझ आई? तो इन्होंने क्या कहा कि वो जो वेवलेंथ है जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मैक्सिमम हुई है, वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी के टेम्परेचर के। ठीक है जी। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं लैम्डा एम जो है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, हटाएंगे प्रोपोर्शनल, एक कांस्टेंट आता है आपके पास बी, बी को हम कहते हैं वीन्स कांस्टेंट। तो लैम्डा का फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाता है? बी बाय टी। अच्छा, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगा कि जो लैम्डा एम और टी का प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा? बी के बराबर, और बी एक क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है जी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो लैम्डा एम इंटू बी है, लैम्डा एम इंटू टी है, दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट
और वो कांस्टेंट किसके बराबर है, बी के बराबर। और इस बी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वीन्स कांस्टेंट। वीन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपके पास होती है 2.9 अप्रॉक्स 10⁻³ मीटर केल्विन। ये ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूजन में मिली ले लेते हैं इसको, ये मीटर केल्विन है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अच्छा, अगर ये बात क्लियर हुई तो यहाँ पर हम एक ग्राफ और प्लॉट करते हैं। एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इस तरह से, ठीक है जी। ये हमने फिर से इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन लिया Q/80, और यहाँ हम ले रहे हैं क्या, वेवलेंथ। हमने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के ग्राफ बनाए इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए। एक हमने ऐसा लिया, ठीक है, एक हमने कुछ ऐसा लिया, एक हमने कुछ इस तरह से ऐसा बना लिया। अब हम यहाँ पे क्या बात नोटिस कर रहे हैं कि ये तीनों ग्राफ्स के लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो अलग अलग है। इसके लिए, सॉरी, मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं, वो वेवलेंथ जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो तीनों ग्राफ्स के लिए अलग अलग है। इसके लिए कुछ λ1 मान लिया, इसके लिए कुछ λ2 मान लिया, एंड इसके लिए कुछ λ3 मान लिया। अब हमें मालूम है इस ग्राफ में जो λ3 है वो सबसे ज्यादा है, उससे कम क्या है जी, λ2, उससे कम क्या है, λ1। अब वेवलेंथ, और यहाँ से हमें क्या देख रहा है कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इसका मतलब जो T1 है वो सबसे ज्यादा होगा, बॉडी 2 का टेम्परेचर कम होगा, और बॉडी 3 का टेम्परेचर सबसे ही कम होगा, ठीक है। तो मतलब ये जो है, इसका टेम्परेचर अगर T1 माने, इसका टेम्परेचर T2 और इसका टेम्परेचर T3, तो आपको क्या दिख रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर किसका होगा, उसका जिसकी वेवलेंथ कम है। सो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो क्वेश्चन अगर ग्राफिकल आता है इस तरह से हम उसको टैकल करेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़े न्यूमेरिकल वाले पोर्शन के लिए। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, वो क्या आ रहा है कि भाई λ1 T1 इक्वल टू λ2 T2, कुछ तीसरा भी होगा अगर, तो इक्वल टू λ3 T3। ये सारे का मल्टीप्लीकेशन आपस में बराबर रहने वाला है, ठीक है जी। आगे आते हैं। अब एक बात देखो, ये जो ग्राफ बन रहा है इसके नीचे कुछ एरिया भी तो कवर हो रहा होगा ना। ये मैं पीछे कर लेता हूँ। ये जो ग्राफ बना, इसमें कुछ एरिया भी तो कवर हुआ होगा ना। तो असल में ये एरिया जो है, ये एरिया आपको क्या देगा, जो आपके पास एरिया अंडर कर्व यहाँ पर है, वो आपको देगा पावर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। इसका ध्यान रखेंगे, पावर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, ये आपको मिलने वाला है इधर। इसका अगर हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और वेवलेंथ का कर्व बनाए। आगे आते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि अब ब्लैक बॉडी, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले लूँ, कह रहा है ब्लैक बॉडी अब 1227 डिग्री सेल्सियस, पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लो, तो आई थिंक ये 1500 केल्विन हो जाएगा। ये कलर बेकार है, यही सही है, 1500 केल्विन, ठीक है। इमिट्स मैक्सिमम रेडिएशन विद मैक्सिमम इंटेंसिटी एट वेवलेंथ 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये λ1 दे दिया हमें। इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 1000 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1500 था तो 1000 बढ़ के आपका ये 2500 केल्विन हो गया। देन मैक्सिमम इंटेंसिटी विल ऑब्जर्व एट, कुछ नहीं करना भाई, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, λ1 T1 इक्वल टू λ2 T2। तो भाई λ1 हमारे पास कितना है, 5000, T1 हमारे पास कितना है, 1500, λ2 हमें निकालना है, और T2 हमारे पास कितना है, 2500, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये वाले आपके काट दो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो 200, 200 इंटू 15, 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा, 3000, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे जो हमने पढ़ा ना कि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो अगर हम बात करें विब गियोर की, है ना, अगर हम विब गियोर की बात करें, तुम्हें मालूम है कि ऊपर से नीचे आओगे तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज। मतलब ऊपर से नीचे आने पे टेम्परेचर आपका डिक्रीज होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे आने पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है। मतलब वॉयलेट और रेड में से अगर हम बात करें ना,
तो ये आपके पास सबसे लीस्ट हॉट ऑब्जेक्ट है, और ये आपके पास, सॉरी ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, कलर है, और इस कलर का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम रहने वाला है, और इस कलर का जो टेम्परेचर है वो आपका मिनिमम रहता है। ठीक है जी, आगे आते हैं। हमारे पास अगला क्या था, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये आपसे क्या कहता है कि किसी, अगर हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात करें, है ना, आइडियल ब्लैक बॉडी जिसका एब्जॉर्प्शन 100% होता है, तो उस केस में जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वही Q/AT, वो प्रोपोर्शनल होगा T⁴ के। मतलब जो आपके पास Q/A/T है वो प्रोपोर्शनल रहने वाला है T⁴ के। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटती है, एक कांस्टेंट आता है दैट इज सिग्मा, उसको हम स्टीफेंस कांस्टेंट कहेंगे T⁴। तो जो हीट का फॉर्मूला है दैट इज सिग्मा A T⁴ इंटू स्मॉल टी। ये बात आपको क्लियर हुई? ये हमारे पास हीट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है जी। अच्छा, ये जो सिग्मा है इसको मैं लिख दूं, इसको हम स्टीफेंस कांस्टेंट कहते हैं, इस सिग्मा को स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपके पास होती है 6 × 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर, और केल्विन की पावर -4 पर मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर -4। ठीक है, अब हमने अगर हीट निकाल दी, तो अगर हम पावर निकालना चाह रहे हैं, है ना, कि यहाँ पे जो पावर एब्जॉर्ब है वो कितना हो गया होगा, तो देखो कहाँ गया, इधर। अगर हम पावर निकालें तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Q/T। मतलब क्यू को अगर टी से डिवाइड कर दोगे, मतलब सिग्मा A T⁴ इंटू स्मॉल T/T, तो जो आपके पास पावर निकल के आएगा दैट इज सिग्मा A T⁴। तो ये आपके पास पावर का फॉर्मूला आ गया। और ये जो हमने हीट और पावर के फॉर्मूले निकाले हैं, ध्यान रहे ये दोनों ब्लैक बॉडी के लिए है। अब सवाल ये है कि क्या हो अगर हमारे पास ब्लैक बॉडी ना हो, कोई प्रैक्टिकल बॉडी, है ना, कोई प्रैक्टिकल बॉडी अगर हम ले लें, फॉर एनी प्रैक्टिकल बॉडी, फॉर एनी प्रैक्टिकल बॉडी, तो भाई वहाँ पे एब्जॉर्प्शन 100% तो नहीं होगा। तो वहाँ पे ध्यान रखना, हमारे पास जो ये क्यू का फॉर्मूला है ना, सिग्मा A T⁴, उसमें एक ई से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास बन जाता है ई इंटू सिग्मा A T⁴ इंटू स्मॉल टी। जहाँ पे ये ई क्या है, इसको हम बोलते हैं एमिसिविटी, एमिसिविटी, और इस ई की वैल्यू जो है 1 से 0 के बीच में रहती है। ई की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो इसका मतलब वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, और अगर आपके पास जनरल बॉडी है तो ई की वैल्यू जो है <1 और >0 रहने वाली है फॉर जनरल बॉडी। ये बात समझ आई? ठीक है जी। तो ई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो इस तरह से जो पावर रेडिएटेड होगा, है ना, रेडिएटेड पावर, उसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, ई इंटू सिग्मा A इंटू T⁴। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला किसी प्रैक्टिकल बॉडी के लिए है, और ये हीट का फॉर्मूला किसी प्रैक्टिकल बॉडी के लिए है। आगे आते हैं जी, इधर देखो। क्वेश्चन है, कह रहा है ब्लैक बॉडी है, उसका टेम्परेचर कितना है, 727 डिग्री सेल्सियस। फिर से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 केल्विन। इमिट्स एनर्जी एट रेट विच इज प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी इमिट कर रहा है मतलब क्यू की बात कर रहा है ना, तो क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा A T⁴ इंटू स्मॉल टी। बॉडी गिवन नहीं है, मतलब अच्छा बॉडी गिवन तो है, बॉडी ब्लैक बॉडी की बात कर रहा है आपसे। अब Q विल बी इक्वल टू सिग्मा, एरिया दिया नहीं है, टी की जगह क्या कर देंगे, 1000⁴ इंटू में टी, मतलब Q जो है प्रोपोर्शनल टू 1000⁴। खैर कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में तो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ सन इज डबल, अगर सन का टेम्परेचर डबल हो जाए, देन रेट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, रेट ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है, मतलब पावर की बात कर रहा है ना, पावर dQ/dt, रेट ऑफ एनर्जी। और वो किसके बराबर है हमारे पास, वो बराबर है सिग्मा A T⁴। फिर से बॉडी गिवन नहीं तो ब्लैक बॉडी कंसिडर करेंगे। अगर टेम्परेचर डबल कर दे, मतलब हम यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट मान ले, सन तो वही है ना, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ, तो P जो है कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल T⁴ है, तो P डैश अगर हम करेंगे T की जगह 2T कर दो की पावर 4,
तो भाई ये कितना हो जाएगा, 16 t की पावर 4 हो जाएगा ना। मतलब जो नया p है वो 16 गुना p हो गया। तो कितना हो जाएगा जी, 16 इसका आंसर। आगे आओ। कह रहा ब्लैक बॉडी एट 227 डिग्री सेल्सियस। तो 227 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया, 500 केल्विन। रेडिएट्स हीट एट, अच्छा ये हीट दे रखी है 7 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एट टेम्परेचर ऑफ 727 डिग्री सेल्सियस। यानी कितना हो गया ये आपके पास, 1000 केल्विन हो गया। देन रेट ऑफ हीट रेडिएटेड, हीट की बात कर रहा है, रेट ऑफ हीट रेडिएटेड पावर। तो फिर से भाई जो टेम्परेचर है देखना ज़रा, जो फाइनल टेम्परेचर है वो इनिशियल का दुगना ही तो है। और सब कुछ अगर कांस्टेंट हो तो जो पावर है प्रोपोर्शनल t की पावर 4 है। तो वही पिछला सवाल ही तो है। तो मतलब जो p डैश है वो अगर इसको आप ट्वाइस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 16p हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर दुगना हो गया ना। यहाँ 500 है, यहाँ 1000 है। ठीक है जी, तो जो नया पावर है वो 16 गुना हो जाएगा। अब अगर नई पावर 16 गुना हो गई तो आपके पास 16 × 7 करना है ना, दैट इज 112 हो जाएगा आपके पास आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। किसी को भी कोई डाउट है तो भाई तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ताकि उन डाउट्स को हम पहले क्लियर करें। एक और क्वेश्चन, बड़े आसान रहते हैं यार, मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होते हैं, बड़े आसान सवाल रहते हैं। आपसे कह रहा था रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन इंसिडेंट नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 20 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर मिनट में दिया है ये। कह रहा है व्हाट वुड हैव बीन द रेडिएंट एनर्जी रिसीव नॉर्मली इफ द सन हैड टेम्परेचर ट्वाइस। फिर टेम्परेचर दुगना कर दिया। देखो सब कुछ सेम कह रहा है, सब कुछ सेम कह रहा है। तो मतलब जो पावर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4 है ना भाई। कैसे प्रोपोर्शनल t की पावर 4 है, पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अगर बॉडी गिवन नहीं तो मतलब ब्लैक बॉडी की बात कर रहा है, तो वो क्या है, सिग्मा ए t की पावर 4। बॉडी चेंज नहीं की है, बॉडी वही है। तो p प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4 हो जाएगा। अब अगर टेम्परेचर ये दुगना कर रहा है ना, टेम्परेचर दुगना कैसे, ये कह रहा है ट्वाइस द टेम्परेचर ऑफ प्रेजेंट वन। तो अगर टेम्परेचर दुगना हुआ तो t की पावर 2 t की पावर 4 करोगे तो नया पावर क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है जी, तो पहले अगर 20 था, इसको मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे तो 16 दूनी 32, तो 320 हो जाएगा। मतलब कितना, 320 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। कितना सवाल है, एक और आ गया। इफ रेडियस ऑफ स्टार इज r एंड इज एक्ट एज ब्लैक बॉडी कंसिडर, व्हाट वुड द टेम्परेचर ऑफ स्टार इन विच द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज क्यू। रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन मतलब क्यू बाय टी को ही ये क्यू कह रहा है। अच्छा, इस जो क्यू को अभी तक हम लिखते थे ना, थोड़ा सा मैं सिंबल चेंज कर रहा हूँ। हम जो क्यू को लिखते थे कि सिग्मा ए t की पावर 4 इंटू स्मॉल टी, इसको मैं स्मॉल क्यू से लिख रहा हूँ फिलहाल। तो सिग्मा ए t की पावर स्मॉल टी हो जाएगा। और ये क्यू बाय टी को कैपिटल क्यू बोल रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से। दैट इज सिग्मा ए t की पावर 4। तो भाई t की पावर 4 विल बी इक्वल टू कितना, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, t की पावर 4 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में सिग्मा इंटू ए। ठीक है, और स्फेरिकल होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो जिस भी स्टार की बात कर रहा है। तो ये क्यू अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा, पावर 1/4 हो जाएगी। तो आपके पास कितना होगा, क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा की पावर 1/4। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, आई थिंक ये वाला। ओ सॉरी उल्टा है, ये कहाँ है, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहा है स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है विद रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडिएट्स इतने पावर रेडिएट कर रहे हैं, मतलब जो पावर रेडिएशन फिलहाल है वो कितना है, 450 वाट एट 500 केल्विन, टेम्परेचर 500 है। इफ द रेडियस वर हाफ एंड टेम्परेचर वर डबल देन पावर रेडिएट, कुछ नहीं भाई, बड़ा सिंपल है। पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सिग्मा ए t की पावर 4। अब ये रेडियस भी चेंज कर रहा है, तो अब स्फेरिकल बॉडी है तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू t की पावर 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पावर प्रोपोर्शनल किसके हो गया, रेडियस का स्क्वायर t की पावर 4। अभी कह रहा है जो नया पावर है ना उसमें रेडियस को कर दिया क्या, हाफ, ये r/2 का स्क्वायर हो गया, और इसको कर दिया डबल की पावर 4। अब भाई ये r/2 का स्क्वायर अगर खोलोगे तो ये r² बाय 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 t की पावर 4। मतलब ओवरऑल क्या हुआ, 4 इंटू r² t की पावर 4।
और ये किसके बराबर होगा, इनिशियल पावर के, तो 4 गुना हो गया ना। तो यानी जो नया पावर है P डैश, दैट इज 450 इंटू 4, दैट इज 1800 वाट। आई होप क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, अब स्टीफन्स लॉ जो हमने पढ़ा अभी तक, क्या कि जो पावर है आपके पास, दैट इज सिग्मा ए टी की पावर 4 किसी आइडियल बॉडी के लिए, वहाँ पे अगर हम सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कंसिडर कर लें, मतलब मान लें ये बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने कुछ टी नॉट मान लिया। ठीक है जी। अच्छा तो अब कैसे निकाले, अब जो पावर का फॉर्मूला है ना वो थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, दैट इज सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। फॉर्मूला जो होगा आपका, अगर सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन है तो ऐसा बन जाएगा, ये सिंपल सा, कोई खास इसमें फर्क नहीं है। ठीक है जी, आओ सवालों पे आते हैं। कह रहा है ब्लैक बॉडी है विथ सरफेस एरिया इतना दिया है, अच्छा दिया होगा, इज हीटेड अप टू टेम्परेचर 400 केल्विन एंड इज सस्पेंडेड इन अ रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। अच्छा तो इनिशियल रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालना है फ्रॉम बॉडी। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला सिग्मा ए, अब टेम्परेचर गिवन है तो भाई टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, तो वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है स्टीफन्स कांस्टेंट, 6 इंटू 10⁻⁸। एरिया कितना दिया है 0.001, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है जी, इंटू में टी की पावर 4, तो एक टेम्परेचर दिया आपको 400 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4, यही है ना। ठीक, तो ये आपके पास 10⁻⁻3 और 10⁻⁻8, 10⁻⁻11 बन गया, तो 6 इंटू 10⁻⁻11। अब इसमें से भी देखो 10⁻2 की पावर 4, 10⁻2 की पावर 4, मतलब 10⁻8 बाहर आ जाएगा ना, यहाँ क्या बचेगा 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। अब ये इससे ये जाएगा तो 6 इंटू 10⁻⁻3 बचेगा फिर से। अभी आपके पास क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 चौक, इसे कैलकुलेट करें अगर हम, थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूँ ताकि मेरा फ़ोन कैसे हैंग हो गया, इसको अगर हम करेंगे 256 आएगा, 256 माइनस अगर हम 3 का मल्टीपल करें 4 बार, सो वी विल गेट 81। सो 81 माइनस 256 दैट इज़ 175 एंड इंटू 6 करेंगे तो 10.50 नियरली जो है आपके पास 10 वाट के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल आपके पास क्या है जी, कह रहा है फॉर ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना 1000 केल्विन, इट्स रेडियंट पावर 60 वाट एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इतना, मतलब कितना 500 केल्विन। कह रहा है इफ टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज चेंज्ड टू इतना, अगर टेम्परेचर आपके पास मतलब 1500 केल्विन हो जाए, देन इट्स रेडिएटिंग पावर विल बी। ये थोड़ा सा सवाल लेंदी होने वाला है। कह रहा है इनिशियल पावर कितना है 60 वाट, विल बी इक्वल टू सिग्मा ए, टी की पावर 4 करेंगे ना, तो सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिया है इसने 500 केल्विन। ठीक है जी, तो 500, एक सेकेंड, सिग्मा ए टी की पावर 4 करेंगे ना तो 500 की पावर 4 माइनस 1000 की पावर 4। ठीक है, अब दूसरे केस में पावर पी होगा कुछ, सिग्मा ए तो सेम रहेगा। अब कह रहा है कि टेम्परेचर जो है, कह रहा है टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना कर दिया 1500 कर दिया, और सराउंडिंग का कोई चेंज नहीं किया, तो सराउंडिंग का आपके पास 500 की पावर 4 ही है, बट टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना हो गया 1500 की पावर 4 हो गया। तो कोई नहीं, इसको हम यहीं डिवाइड कर लेते हैं, सिग्मा सिग्मा जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है आपके पास 60 डिवाइडेड पी विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ से और यहाँ से 10 की पावर 2 की पावर 4, तो 10 की पावर 8 कॉमन हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा 5 की पावर 4 माइनस यहाँ क्या बचेगा 10 की पावर 4। अभी और आसान होगा, टेंशन ना लो, यहाँ भी 10 की पावर 8 कॉमन निकाल लें अगर, तो यहाँ क्या बचेगा 5 की पावर 4 माइनस 15 की पावर 4। थोड़ा आसान करते हैं, इससे ये जा रहा है, थोड़ा और अगर कैलकुलेट करें तो देखो इसमें से भी 5 कॉमन आ रहा है ना, तो इसमें से भी हम 5 की पावर अगर 4 कॉमन निकाल लें
तो 1 माइनस यहाँ 2 की पावर 4 बचेगा भाई। समझ आया ना? इन दोनों में से पहले हमने क्या करा, इसको 5 इनकम 5 कर लिया, इसको 5 दूनी 10 कर लिया और इसमें से 5 की पावर 4 कॉमन निकाल ली। सिमिलरली नीचे से अगर हम करेंगे तो 5 की पावर 4 अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ 1 माइनस 3 की पावर 4 बचेगा। बात समझ आ रही है? इससे ये गया तो बस खत्म। देखो हमारा आंसर माइनस में आ सकता है, मे बी हमने डाटा आगे पीछे ले लिया, बट फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यहाँ रहेगा और यहाँ 1 माइनस 81 रहने वाला है। ठीक है जी। तो यहाँ से इसको सॉल्व अगर कर लेंगे सो आपके पास क्या आने वाला है, तो देखो अभी आपके पास ये बन रहा है 60/p विल बी इक्वल टू 15/80। यही है ना? ये 5 से कट रहा है, 5 दिया 15, ये भी आपके पास कितनी बार में जा रहा है, 19 नहीं 18 बार में, 18 नहीं 4 कम है ना, ये 16 बार में जा रहा है आपका। ठीक है जी। तो आपके पास जो p निकल के आएगा दैट इज 60 इंटू 16/3, इसको भी काटोगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 16 इंटू 20, तो 16 इंटू 20 कितना 320। सो ये आंसर विल बी 320। सवाल काफ़ी अच्छा था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया? नहीं। पावर रेडिएटेड, हमने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा क्या? जस्ट अ सेकेंड। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस, हाँ है तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सवाल ये था, क्या द पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज पी एंड इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ लैम्डा। एक सेकेंड, इस सवाल में थोड़ा सा अगर हम यहीं होल्ड हो जाए तो ये पावर जो हमने पढ़ा वो तो हमने पढ़ा है सिग्मा ए टी की पावर 4, बट ये लैम्डा की बात आ गई, मैक्सिमम रेडिएट कर रहा है वेवलेंथ लैम्डा पर। तुम्हें मालूम है कि वो जो वेवलेंथ है जिस पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मैक्सिमम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के है। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये कुछ ऐसे भी ड्राइव हो सकता है, सिग्मा ए अपॉन लैम्डा की पावर 4। क्लियर ना? तो इसको ऐसा फॉर्मूला याद रख लो अगर मैं ये पावर रेडिएटेड जो है वेवलेंथ की फॉर्म में आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल पे वापस आते हैं भाई। ठीक है, कह रहा है कि इफ जो है टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज्ड सो दैट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ 3 लैम्डा/4। ठीक है, और रेडिएशन कितना हो गया, एनपी हो गया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, पहले पावर पी है, ठीक है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा की पावर 4 के है। अब पावर हो गया एनपी जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में लैम्डा कितना दिया है, 3 लैम्डा/4 की पावर 4 दिया है। तो ये पी से पी जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/n है ना, 1/n, और इसको भी सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये आपके पास क्या बचेगा, लैम्डा की पावर 4 यहाँ बन रहा है अपॉन में 4 चौक 16, नहीं सॉरी 4 चौक 16 कहाँ से हो गया, 4 यहाँ आएगा, 3 पलट के ऊपर जाएगा अपॉन में, और लैम्डा भी कुछ यहाँ चला जाएगा आपके पास, लैम्डा की पावर 4। तो इससे आपके पास, मैं कुछ गलत सॉल्व कर रहा हूँ क्या, एक सेकंड यार, लेट मी चेक। इसको अगर हम पलटेंगे तो आपके पास 4/3 की पावर 4 बचेगा और ये लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा। ठीक है ना, पूरा सॉल्व करने के बाद तो 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 अपॉन 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा ना। आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, गलती कर, नहीं नहीं नहीं, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ यार, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर अगर हम करें कि 1/लैम्डा की पावर 4 अपॉन में ये 4 पलट के ऊपर जाएगा तो 4 की पावर 4 अपॉन 3 इंटू लैम्डा की पावर 4, तो ये आपके पास लैम्डा की पावर 4 से लैम्डा की पावर 4 कटेगा तो 3/4 की पावर 4 हो जाएगा। अब ये 1/n है तो n अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो वो 4/3 की पावर 4 होगा, जो कि सॉल्व करके हाँ यही आएगा 256/81। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है आपसे रेडियंट पावर पर यूनिट एरिया। इसको समझो ऐसे कि आपके पास कोई बॉडी है स्फेरिकल, ठीक, उससे कुछ आर रेडियस होगा उसका और उसका टेम्परेचर कुछ टी है। ठीक है जी। अब हो क्या रहा है,
मैं थोड़ा डैश लेता हूँ कि ये कुछ रेडिएशन निकाल रही है, जो कि यहाँ पे एक बड़ा सा स्फेयर है इस तरह का, ठीक है। और उसका कलर मैं कुछ डिफरेंट कर दूँ। इसका कलर डिफरेंट कहाँ से होता है? अरे वाह, मुझे नहीं पता। रुक जाओ यार एक मिनट, इसका कलर डिफरेंट कैसे होगा? मैं कलर चूज ही डिफरेंट करता हूँ, रेड ले लिया मैंने इस तरह से, ठीक। इसको थोड़ा सा सेंटर पे ले आता है बड़ा करके। हाँ, तो जो ये वाइट वाला है ना, ये क्या कर रहा है? ये रेडिएशन निकाल रहा है इस तरह से, सॉलिड। ये रेडिएशन निकाल रहा है इस तरह से, और उस छोटे वाले का खुद का रेडियस आर है, टेम्परेचर टी है। और ये जो बड़ा वाला स्फेयर है ना, इसका रेडियस हमने कुछ कैपिटल आर लिया। तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है, हमें पता है जो पावर एमिटेड होगा, ये आपकी एक ब्लैक बॉडी है ना? जो छोटी वाली बॉडी है ये एक ब्लैक बॉडी है। तो पावर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, पावर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी जो है, दैट इज पी विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए इंटू टी की पावर 4। और उसका एरिया अगर हम पुट कर दें तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी की पावर 4, ये हो जाएगा। और दूसरा क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है कौन सा? बड़ा वाला स्फेयर, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे पावर एब्जॉर्ब्ड बाय बिगर स्फेयर, बिगर स्फेयर, तो इस पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इस पावर का फॉर्मूला आपके पास रहेगा क्या? पावर का फॉर्मूला आपके पास रहने वाला है, दैट इज, एक सेकेंड, ये नहीं, आपके पास जो पावर एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया आपका रहेगा, है ना? पावर एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया, वो आपके पास पावर एब्जॉर्ब कितना है? 4 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन में कितना एरिया एब्जॉर्ब कर रहा है उसको? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो जो पावर एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया, हमें वही तो निकालना है ना, पावर एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया बाय स्फेयर जिससे वो पास हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई कटेगा, दैट इज सिग्मा इंटू आर स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आपके पास रेडियंट पावर एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि जो टोटल एनर्जी रेडियंट पर यूनिट एरिया, नॉर्मल डिस्टेंस आर, receive a distance r from the center of a star radius r, whoever surface whose outer surface radiates as black body at temperature t। हाँ, तो ये सिंपल आपसे ये फॉर्मूला पूछ रहा है, सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा, ठीक है। ये आया हुआ सवाल लिया है क्योंकि सवाल बनता ही नहीं है कुछ खास, तो क्या ले कह रहा है, अज्यूमिंग द सन हैज स्फेरिकल बॉडी है, तो स्फेरिकल के लिए 4 पाई आर स्क्वायर आपका रहेगा। रेडियस आर है, रेडिएटिंग लाइक अ ब्लैक बॉडी, टेम्परेचर टी नॉट डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, फिर से डिग्री सेल्सियस में। अब अगर मैं कहूँ कि इसको ये आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस है, आप इसको 300 केल्विन कर लेते। या अगर मैं कहता कि आपके पास 227 है, आप इसको 500 केल्विन कर लेते। तो भाई अगर टी डिग्री सेल्सियस है तो टी प्लस 273 कर लो ना, क्या जा रहा है करने में, इतने केल्विन है। अब आगे बात करते हैं, द पावर रिसीव्ड, देखो पावर रिसीव्ड की बात कर रहा है। पावर रिसीव्ड पर यूनिट एरिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज सिग्मा इंटू आर स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये 4 पाई 4 पाई तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए, ये दो तो ऑप्शन होनी नहीं चाहिए। अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर होना चाहिए, और टेम्परेचर टी प्लस 273, मतलब ये वाला होना चाहिए, ठीक है जी। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये न्यूटन से आपको चुल है, कहीं भी कुछ जाते हैं। खैर अब आ गए हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा, देखते हैं इधर। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपसे क्या कहता है कि जो आपके पास रेट ऑफ कूलिंग है ना, अगर हम रेट ऑफ कूलिंग की बात करें, रेट ऑफ कूलिंग जो है, रेट ऑफ कूलिंग वो आपके पास प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के। इसको आप ऐसे समझ सकते हो
कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है जी। अगर आप इसको किसी ऐसी जगह पर रख दो जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, एक केस ये लेते हैं, और दूसरा केस लेते हैं कि वही सेम बॉडी है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पर, बट यहाँ का टेम्परेचर आपने कुछ लिया 50 डिग्री सेल्सियस पर। तो रेट ऑफ कूलिंग इस केस में ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, और रेट ऑफ कूलिंग यहाँ कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कंपेरेटिवली कम है। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ मात्र 50 डिग्री सेल्सियस है। तो रेट ऑफ कूलिंग किस पर डिपेंड करती है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे। तो भाई अगर आप फ्रीजर में दो ऑब्जेक्ट रखते हो, एक गर्म एक ठंडा, तो ज़्यादा ठंडा कौन, जल्दी ठंडा कौन होगा? वो जो ज़्यादा गर्म था, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो रेट ऑफ कूलिंग अगर हम निकालें तो वो क्या कहता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस का रेट है ना, डेल्टा डी टी बाय स्मॉल टाइम डी टी, वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के। प्रोपोर्शनल की कांस्टेंट आएगा, तो आपके पास डी टी अपॉन में डी टी, बेसिकली इसको हम डेल्टा भी कर सकते हैं ना लास्ट चेंज के लिए, कि जो डेल्टा टी अपॉन में जो चेंज इन टाइम है दैट विल बी इक्वल टू के टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन के आ गया जो हमारे क्वेश्चंस करवाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं। क्या बताऊं? कि इसके क्वेश्चंस को हम देखो डील कैसे करेंगे। एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना। अच्छा देखो, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग तो हमें गिवन होगा। अच्छा मैं चलो एग्जांपल ले लूँ ना, फिर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। हम ले लेते हैं यहाँ पर कि ना आपने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज ली। एक बॉडी आपने यहाँ पे ली, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कुछ 70 डिग्री सेल्सियस है। इसको आपने कूल करा, इसने कूल होने में लिया टाइम T1, और अब जो इसका टेम्परेचर है वो कुछ थोड़ा सा और दूर बनाना ताकि डायग्राम अच्छा बने। इसको आपने कुछ कूल किया, कूल करने में लिया टाइम इसने T1, और इसका टेम्परेचर आप कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंस से कम कर रहे हो। अब इसका टेम्परेचर जो है 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। अच्छा फिर आपने इसको और कूल करा, अब मान लो टाइम लिया T2, और अब जो टेम्परेचर है इसका वो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। आपने इसको और कूल करा, टेम्परेचर लिया T3, अब इसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब सवाल ये है कि इसमें किस केस में वो जल्दी कूल हो जाएगा, 70 से 60 होने में, 60 से 50 होने में, या 50 से 40 होने में? क्योंकि बताया मैंने टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो भाई जल्दी कूल होगा, बट यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम है। ये केस और समझ लो। क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ से निकालते हैं पहले। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है जो डेल्टा टी अपॉन स्मॉल टी है, दैट इज के टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग होगा। और हाँ, ये अज्यूम कर लेते हैं कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस है, ये अज्यूम करके चल रहा है। तो डेल्टा टी की अगर बात करेंगे तो भाई डेल्टा टी कितना हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव में लेके चले ना, 70 - 60 अपॉन में लिया टाइम T1 विल बी इक्वल टू के टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब देखो टेम्परेचर ऑफ बॉडी, जब यहाँ दो डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी हम निकालेंगे एवरेज टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर है। तो 70 - 60 का एवरेज क्या हो जाएगा, 65। तो 65 - 25, इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 10/T1 विल बी इक्वल टू, ये कितना हो गया 40K। इससे ये गया, तो जो आपके पास T1 है दैट इज़ 1/4K आ गया। ये T1 है, इसको अभी छुपा के अपने जेब में रख लेते हैं। इस पे आते हैं फिर से। अब ये क्या होगा, 60 - 50, 60 - 50 मान लेते हैं। यहाँ टाइम लिया T2 विल बी इक्वल टू के इंटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी। कितना हो जाएगा भाई, 50 और 60 के बीच का एवरेज क्या आएगा, 55, माइनस सराउंडिंग कितना है आपके पास 25। तो ये भी क्या हो गया, 10/T2 विल बी इक्वल टू के टाइम्स, ये क्या हो जाएगा 30। तो 0 0 कटेगा, तो जो T2 आएगा वो आपके पास 1/3 के। इसको भी छुपा के जेब में रख लो। लास्ट केस समझते हैं इसको, कि यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 50 - 40 पाई लिया टाइम T3 के, और टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा 45 - 25। इसको सॉल्व करोगे तो 10/T3 विल बी इक्वल टू, यहाँ 20K बचेगा ना, तो 0 से 0 जाएगा, तो T3 कितना हो गया आपके पास 1/2K। ठीक है। तो इसका मतलब इन सब केसेस में
जो बॉडी है वो कूल होने में कम टाइम, अगर देखो दो चीज़ें, अगर टेम्परेचर डिफरेंस अलग है तो ज़्यादा जल्दी कूल वो होगा जिसका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो देखने का तरीका आपके पास ये रहा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि जो T1 है वो ज़्यादा है, T2 उससे कम है और T3 उससे भी कम है। तो मतलब जितना आगे प्रोसीड करोगे रिएक्शन में, एक सेकेंड में उल्टा नहीं कर रहा, डिनोमिनेटर ज़्यादा तो ये टाइम कम हो गया ना। T1 सबसे कम है तो T3 सबसे ज़्यादा है, T2 उससे कम है, T1 उससे भी कम है। तो जैसे जैसे रिएक्शन में आगे प्रोसीड करोगे आपका जो रेट ऑफ कूलिंग है ना वो बढ़ता चला जाएगा। मतलब बेसिकली यूँ कहें कि वो और ज़्यादा टाइम लेगा आप कूल होने में, जैसे जैसे जो आपका प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सफिशिएंट है सारे सवाल करने के लिए जो हम करने वाले हैं। जैसे कि इसको देखो, अ बीकर फुल ऑफ हॉट वाटर, है ना, गर्म पानी उसके अंदर रखा है, इस केप्ट इन अ रूम, रूम टेम्परेचर पर होगा। कह रहा है इफ इट कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री टू 75 इन T1, then from 75 to 70 in T2, then from 70 to 65 in T3। तो हमें पता लगा ना कि जैसे जैसे आगे जाओगे तो कूल होने का टाइम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब T3 बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा T2 और उससे छोटा T1 होना चाहिए। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, सेम प्रोसीजर। जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करोगे, पहले 80 से 75 जाएंगे, 75 से 70 जाएंगे और 70 से 65 जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ अगर जाने में उसने लिया टाइम T1, यहाँ लिया टाइम T2, यहाँ लिया T3, तो पता है हमें T1 सबसे छोटा होना चाहिए, T2 उससे बड़ा और T3 उससे बड़ा होना चाहिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ऑब्जेक्ट केप्ट इन अ लार्ज रूम हैविंग एयर टेम्परेचर, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर दे दिया, टेक्स 12 मिनट टू कूल। ठीक है, फ्रॉम 80 से 70। तो इसको लिख लेते हैं पहले कि भाई 80 से 70 हो गया, मतलब 80 माइनस 70 हो गया, और टाइम कितना लिया 12 मिनट, विल बी इक्वल टू के टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी। यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 75 माइनस सराउंडिंग कितना दिया उसने 25। ठीक है, अभी कह रहा है कि टाइम टेकन टू कूल द सेम बॉडी फ्रॉम 70 टू 60। अब 70 से 60 होगा तो 70 माइनस 60 बाय टाइम कितना लेगा T2, विल बी इक्वल टू कुछ के टाइम्स, है ना। टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा यहाँ पे 65 एवरेज, और सराउंडिंग कितना है आपके पास 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10/12 विल बी इक्वल टू के टाइम्स, ये कितना बचा आपके पास 50। तो यहाँ सॉल्व करेंगे आपके पास 10/T2 विल बी इक्वल टू के इंटू, यहाँ कितना बचा आपके पास 65 माइनस 25 40। तो इसको ऐसा ना करें, डिवाइड कर लें दोनों इक्वेशन को इस तरह से। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें ये दिखेगा के से के जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 10 से 10 जाएगा, हमारा T2 पलट के ऊपर आएगा। तो T2/12 विल बी इक्वल टू 5/4। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 3 पचे 15। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा जी 15 मिनट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 इन 5 मिनट एंड 54 इन नेक्स्ट 5 मिनट द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये थोड़ा सा सवाल मेरे को लेंदी लग रहा है, देख लेते हैं। अब आया है तो करना तो है। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70 टू 60। तो फॉर्मूला वही क्या, डेल्टा टी अपॉन टी विल बी इक्वल टू के इंटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस सराउंडिंग। तो 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 5 मिनट विल बी इक्वल टू के टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 65 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं पता, टीएस मान लिया। अब सेकेंड केस में 60 से 55 हो गया, 60 से 54 हो गया इन नेक्स्ट 5 मिनट। अभी यहाँ इसने टाइम लिया फिर से कितना 5 मिनट। ठीक है जी, विल बी इक्वल टू के इंटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी यहाँ पर कितना आने वाला है आपके पास 57 एवरेज जो आएगा 54 और 60 के बीच का,
माइनस का टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है ना। इसको अगर हम यहीं डिवाइड कर लें तो के से के जा रहा है, 5 से 5 जा रहा है, ऊपर क्या बचेगा, 70 माइनस 60 10, और 60 माइनस 54 6, विल बी इक्वल टू 65 माइनस टी एस अपॉन 57 माइनस टी एस। इसको अगर और काटोगे तो 5/3 हो जाएगा, तो 5/3 विल बी इक्वल टू 65 माइनस टी एस अपॉन 57 माइनस टी एस। भाई इसकी अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना हो रहा है, ये 55 इंटू 57, दैट इज 285 माइनस 5 टाइम्स सराउंडिंग विल बी इक्वल टू, अगला कितना है 65 इंटू 3, दैट इज 195 माइनस का 3 टी एस। तो ये आपके पास 285 माइनस 195 विल बी इक्वल टू 2 टी एस हो जाएगा ना। अच्छा ये कितना बचेगा आपके पास, 90 विल बी इक्वल टू 2 टी एस, 2 डिवाइड में, तो जो टी एस आएगा दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर रहने वाला है किसका, सराउंडिंग का। आगे आते हैं, आगे सवाल सही रहा। कह रहा है बॉडी कूल्स फ्रॉम 3T टू 2T इन 10 मिनट्स। कर लेते हैं, जो टेम्परेचर है 3T से 2T हो गया 10 मिनट में, विल बी इक्वल टू के टाइम्स, और इनका एवरेज 3T और 2T का एवरेज कितना आएगा भाई, 3T और 2T का एवरेज कितना आ जाएगा आपके पास, 2.5T माइनस रूम टेम्परेचर कितना है उसका, T है, द सराउंडिंग टेम्परेचर T है, ठीक है। अब कह रहा है कि अज्यूम द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट मान लें कुछ x हो गया, तो अब कितना हो जाएगा आपके पास 2T माइनस एक्स ना, क्योंकि देखो पहले क्या हुआ 3T था, ठीक है, 3T से कूल किया आपने तो 2T हो गया, अब 2T से कूल करके x हो गया, तो जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो 2T माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टाइम कितना ले रहा है 10 मिनट, यहाँ भी विल बी इक्वल टू के टाइम्स। अब प्रॉब्लम ये है इसका एवरेज ना, तो इसका एवरेज हो जाएगा आपके पास 2T प्लस एक्स अपॉन 2 और माइनस का T सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें, देखो यहाँ मुझे आसान लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे T/10 कर ले तो यहाँ पे कितना बचेगा 1.5T बचेगा इंटू में के, तो ये T से T कट के जो K है आपके पास 1/15 आ जाएगा ना। इसको उठा के अगर हम यहाँ पुट करें तो कंपेरेटिवली आसान है, तो 2T माइनस एक्स बाय 10 विल बी इक्वल टू 1/15। इसको सॉल्व करोगे तो 2T प्लस एक्स माइनस 2T डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2T से 2T कट जाएगा, 2T बच जाएगी इसकी, तो ये आपके पास 2T माइनस एक्स डिवाइड बाय 10 विल बी इक्वल टू, ये 1/30 हो गया और यहाँ क्या बचा x बचा, ये 0 से 0 गया, हो तो गया यार, ये क्या हो गया आपके पास 6T माइनस 3x विल बी इक्वल टू x, तो 60 विल बी इक्वल टू 4x, तो x कितना आ गया आपके पास 3T/2, सो दैट इज योर आंसर। और हाँ जी ये हमारा लास्ट था। सो होप कि ये रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्लियर होगा, जो कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक छोटा सा पोर्शन है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, उसका भी एक छोटा सा टॉपिक है रेडिएशन, जो कि अपने आप में एक इंटायर चैप्टर है, वो अपने यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है जी। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा, अगर कोई भी ज़रा सा भी छोटा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज दो। मिलते हैं अगली क्लास में, कोई भी टॉपिक समझना हो पूरे डिटेल में विद इंक्लूडिंग PYQs, विद इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, मैं बिल्कुल समझाऊंगा, गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ। आपको कुछ भी पढ़ना हो तो बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लिख देना जी, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दो यार प्लीज़। आगे बढ़ते हैं।